Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with previous year question paper of NCL. ठीक है, ये NCL का क्वेश्चन पेपर है. ओके, सो इसी तरह का क्वेश्चन आपको ONGC का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का, उसमें भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. ओके, ये एनसीएल का है. एनसीएल एक कंपनी है, वो है कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडरी है, नॉर्थ कोलफील्ड. ओके, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड. ओके, एक कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडरी है. तो यहां पे भी देखो, ये जो वैकेंसी आया था वो भी अकाउंटेंट का वैकेंसी आया था यहाँ पे. समझे बात को? यहाँ पे भी वैकेंसी जो था वो अकाउंटेंट का था. एनसीएल का हम आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं. ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको ओएनजीसी में देखने को मिल सकता है. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि आप लोग का भी अकाउंटेंट जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स है, तो आपका भी क्वेश्चन पेपर इसी लेवल का रहेगा. तो वीडियो क्लास तक जरूर देखो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा. ओके, सो आज हम आपके साथ ये क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे. आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से. तो वीडियो का स्टार्ट में बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए एंड वीडियो का स्टार्ट में ही लाइक कर दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बस हम पहुंचा रहे हैं. आपके लिए एवरी डे मैं कुछ ना कुछ हेल्पफुल इंपॉर्टेंट वीडियोस ला रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकता है. तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, हाँ ये चीज. और अगर आपको एमसीक्यू भी परचेस करना है, मैंने एमसीक्यू बनाया है आप लोग के लिए, ओएनजीसी वालों के लिए, वो एमसीक्यू परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे आपको परचेस करना है. ओके, तो आप एमसीक्यू भी परचेस कर सकते हो, मात्र 500 में वो एमसीक्यू परचेस कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, आप अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए. चलिए आज स्टार्ट करते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंट का. 70 क्वेश्चन है इसमें. ठीक है, इनकम एंड पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? वो होता है नॉमिनल अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट. ओके, अब बात किया जाए रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है. रियल अकाउंट के अंदर जो एसेट लायबिलिटी होता है वो आता है. पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, वो उसमें जैसे कि किसी का नाम हो गया राम मोहन सोहन, तो ये सब पर्सनल अकाउंट का आता है. ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. जो भी इनकम होता है और एक्सपेंडिचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है. एट द ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू. कौन सा ट्रू है इसमें दिया हुआ है. ठीक है, तो ईओक्यू लेवल जब होता है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो एक लेवल होता है, मटेरियल कॉस्ट में आप पढ़े होंगे CAS6, इसका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है CAS6, मटेरियल कॉस्ट चैप्टर में है आप पढ़ने का. ठीक है, तो बोलता कि एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू. क्या इसमें ट्रू है? तो उसमें क्या होता है ना कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और कैरिंग कॉस्ट होता है वो इक्वल होता है. समझे बात को? जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है, वो इक्वल होता है. जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जैसे देखो ये जो पॉइंट होता है, समझे बात को, बस वैसे बता रहा हूं, यही ईओक्यू लेवल होता है. समझे बात को? ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है, और ये जो पॉइंट होता है ये ईओक्यू लेवल होता है. समझे? बस देखिए, ये हम लोग बस इंपॉर्टेंट वीडियोस मतलब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि पूरा डिस्कस अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. और आपके लिए बस इंपॉर्टेंट वीडियो ही अभी ला रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन आपका बहुत ही ज्यादा नजदीक है. तो जितना हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखो और इसी तरह से प्रिपरेशन करो. ठीक है, खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो तो खुद से करो, नहीं तो विद हेल्प ऑफ मेरा एमसीक्यू परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें पूरा सब कुछ उसमें दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसमें सारा पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी आया ना सब उसमें एमसीक्यू में सब है उसमें. समझे बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है. ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब रिडम्पशन होता है, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर द अमाउंट लेइंग इन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, द अमाउंट लेइंग इन द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व व्हिच इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू बी रिटर्न. जरूरी नहीं होता उसको कि रिटर्न किया जाए. शुड बी ट्रांसफर, तो उसको कहां ट्रांसफर करता है? उसको ट्रांसफर करता है जनरल रिजर्व में. उसको ट्रांसफर करता है जनरल रिजर्व में. समझे बात को? उसको ट्रांसफर करता है जनरल रिजर्व में. समझे बात को? जनरल रिजर्व तो 3 का हो जाएगा डी. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. कौन इसमें है जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता है? ठीक है, देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सामने वाले पार्टी के साथ.
ठीक है। तो जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर आप ये रास्ते में चल रहे हो, आपको 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 कुछ किसी भी वस्तु मिल गया, कोई भी गुड्स मिल गया, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो उसका रियल ओनर है उसको देने का, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन ये इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। हाँ, अगर किसी को आप नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो के बाद में उसे आप उसका रिमर्स मांग सकते हो, ठीक है। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। रिमर्समेंट ऑफ पर्सन कैपेबल ऑफ मनी बाय अनदर, जैसे कि मैं बोला इसी तरह का है, ठीक है। तो अनसर्ट इसका क्या है, ये वाला ऑप्शन है अनसर्टेनिटी, uncertainty and futurity of the event to which it is related। uncertainty and futurity, तो ऐसा कुछ होता नहीं है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। which of the following is not a quasi contract, तो सी हो जाएगा ऑप्शन uncertainty and futurity of the event which it is related। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है, which of the following can be corrected, which of the following can be corrected while processing द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1)। ये होता है एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न, एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न। जब आप इनकम टैक्स पढ़ते होगे तो एक असेसमेंट का एक चैप्टर होता है, ठीक है, तो उसी चैप्टर से क्वेश्चन उठाया एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न। ये थोड़ा सा पेपर का बात किया जाए तो इस एक क्वेश्चन का बात किया जाए, पेपर तो बहुत इजी है, पेपर ये देखा जाए तो बहुत इजी है। इसी तरह क्वेश्चन आपको ओएनजीसी में भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछ दिया था यहाँ पे, असेसमेंट बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत कुछ आप पढ़ लोगे तो लास्ट में फिर असेसमेंट वगैरह आता है, तो असेसमेंट तक बहुत कम ही लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, मतलब असेसमेंट पढ़ते हैं। सो एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मान सकते हो, बाकी और भी जो मैं क्वेश्चन ऊपर बताया आप देखो, खुद तुम देखो कितना इजी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। ईओक्यू क्या है, ईओक्यू तुमको अगर आप पढ़े होगे बीकॉम लेवल, अगर आप पढ़े होगे तो आप ये सब जरूर पढ़े होगे, समझे बात को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इसी तरह का एमसीक्यू मिलेगा आपको ओएनजीसी में भी, ज्यादा कुछ हार्ड पूछता नहीं है। एक दो क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है हार्ड पूछ देगा, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी रहता है, और आप जो पढ़ते हो उसी से क्वेश्चन आता है, मतलब उसी लेवल का क्वेश्चन आता है। ऐसा कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता, बस आपका गाइडेंस, सही गाइडेंस और सही प्रिपरेशन का जरूरत होता है पीएसयू में, समझे बात को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द फंक्शन ऑफ जीएसटीएन, द फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, द फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, जीएसटीएन, द फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क इंक्लूड, क्या क्या इसका फंक्शन है। जीएसटीएन का फंक्शन क्या है, ये फैसिलिटेटिंग करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू द सेंट्रल या स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, फिर कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन है जीएसटीएन का, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, समझे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7, a resource owned by the business with the purpose of using it for generating future profit, फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो कौन सा फ्यूचर प्रॉफिट क्या है जो फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल से कुछ करोगे तब ना होगा, एसेट, हाँ एसेट से आप फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि एसेट अगर आपके पास रहेगा तभी उससे आप मैन्युफैक्चर करोगे, गुड्स प्रोड्यूस करोगे, तभी तो उसको सेल करोगे। तो एसेट जो है उससे आप फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, समझे बात को। तो ए रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट, तो होता है एसेट, ओके एसेट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या बोलता है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटेड, in the context of contract account work completed and not yet certified, वर्क कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर, बोलता है कि इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर बोलता है कि वर्क कंप्लीट हो गया बट उसको सर्टिफाइड नहीं किया, नॉट सर्टिफाइड, नॉट येट सर्टिफाइड विल बी शोन, तो उसको कहां पे शो करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन को अगर आपको कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक चैप्टर होता है कॉस्टिंग में, आपको पता होना चाहिए, आप एग्जाम देने जा रहे हो कितना पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, उसमें उसी में एक कंसेप्ट होता है, वहां से उठाया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को आप लॉजिक से टिक मार सकते थे, क्या बोलता है कि इन कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है, वर्क कंप्लीट कर दिया एंड नॉट सर्टिफाइड, बट उसको सर्टिफाइड नहीं किया, तो क्या होता है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर, वर्क कंप्लीट आप कर दिए पर जब तक वो सर्टिफाइड नहीं हुआ तब तक उसको कंप्लीशन कंप्लीटेड नहीं माना जाता, समझे बात को। तो क्या बोलता है कि इन कॉन्टेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीट कर दिया है पर उसको सर्टिफाइड अभी तक नहीं किया, तो उसको कहां पे शो करेंगे एट, तो देखिए यहां पे भी देखिए कंप्लीटेड वर्क यहाँ पे भी लिखा पर यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी एट कॉस्ट एंड WIP।
देखिए तो एमसीक्यू का क्या होता है ना, एमसीक्यू जरूरी नहीं होता कि आपको सभी क्वेश्चन अगर आता है तभी आप टिक मारो, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आप नहीं आता फिर भी आप लॉजिक से उसको टिक मार सकते हो, समझे बात को। तो पूरा जब आप एग्जाम दो ना तो पूरा दिलो दिमाग खोल करके बैठो और सही सोचो कि क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या तुम कर सकते हो, समझे बात को। तो ये सब होता है, ऐसा ही एमसीक्यू आपको देखने को मिलता है पीएसयू में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री पार्ट है, किसका पार्ट है, करेंट एसेट का, ऑप्शन सी, ठीक है। बेयर हाउस एक्सपेंस, बेयर हाउस एक्सपेंस किसका एग्जांपल है, बेयर हाउस एक्सपेंस किसका एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एग्जांपल है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एग्जांपल है, समझे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन इसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहता है, बैंक ड्राफ्ट आता है, डिमांड ड्राफ्ट आता है, एंड ऑर्डर इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंजीनियर ऑन गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर पेमेंट टू और ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्संस, इस ऑल ऑफ देम सभी है जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, which article of the constitution outlines the composition and function of जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के अंदर, जीएसटी काउंसिल का यहाँ पे आर्टिकल पूछा तो वो होता है आर्टिकल 279A। ओके, तो आर्टिकल 279A होता है जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा पीएसयू में देखने को मिला कि क्वेश्चन आया है, समझे बात को। जो भी मैं डिस्कस करता हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूट्यूब पे जितना भी वीडियोस अपलोड किया हूं आप सारा वीडियो जाकर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आईसीडीएस का क्वेश्चन है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईसीडीएस, आर टू बी अप्लाइड इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड। जो आईसीडीएस जो होता है ना वो कौन कौन सा हेड्स ऑफ इनकम पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, होता है पीजीबीपी और अदर सोर्सेस के साथ, ठीक है। तो बोथ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ओके। 14 देखिए क्या बोलता है, कंटीजेंट लायबिलिटी वुड अपीयर, कंटीजेंट लायबिलिटी कहां पे अपीयर करता है, एज अ नोट इन बैलेंस शीट। तो आप बच्चे में वो बच्चा होगे तभी आप सुने होंगे कंटीजेंट लायबिलिटी कहां शो करता है, तो नोट्स इन बैलेंस शीट। ये तो बहुत ही इजी, इतना इजी क्वेश्चन है, सोचो इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, तो बस आपको सही गाइडेंस और सही प्रिपरेशन का जरूरत है। पीएसयू एग्जामिनेशन करेक्ट करना कोई बहुत ही बड़ा चीज नहीं होता है, बस सही गाइडेंस, सही प्रिपरेशन, एक सही ट्रैक पे प्रिपरेशन करो, ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, बस प्रिपरेशन सही होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता क्या है, वो कुछ भी पढ़कर चल जाता है, समझे बात को, पता ही नहीं होता कि पेपर आता कैसा है। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि पेपर आता कैसा है, समझे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इस ऑप्शंस में दिया हुआ है, उसमें से कौन है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो पीएल आता है, बैलेंस शीट आता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, ट्रायल बैलेंस नहीं आता है, समझे बात को। ऐसे अगर जनरली बात किया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो पीएल बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो भी आता है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है और नोट्स इन अकाउंट्स भी आता है, समझे। तो ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता है, समझे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या बोलता है, व्हेन ए पार्टनरशिप फॉर्म इज कंटिन्यूड, व्हेन ए पार्टनरशिप फॉर्म इज कंटिन्यूड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फीस टर्म। जब एक पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहा है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फीस टर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, वो बिल है, पार्टनरशिप एट बिल, उसको जब तक मन करेगा जब तक चलाएगा, तो पार्टनरशिप एट बिल। 16 का ए, इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, कितना इजी है, सोचो बस सही प्रिपरेशन और सही गाइडेंस की जरूरत होता है। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया कि तुम देखो। अब मेरा एमसीक्यू में ना, मैं जो एमसीक्यू आप लोग को जो प्रोवाइड कर रहा हूं उस एमसीक्यू में सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तुम देख लेना, उसमें सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितना भी मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी पीएसयू का है, आपका पीएसयू का जो जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, चाहे जैसे एनसीएल का है, चाहे फिर आपका जो ओएनजीसी का एग्जामिनेशन हुआ था, सो जितना भी एग्जामिनेशन पीएसयू का लगभग क्वेश्चन उसमें आपको उसमें डाला हुआ है। बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ एमसीक्यू है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी, बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने अभी तक एमसीक्यू मेरा परचेस किया है।
और सभी लोग ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है, अभी भी समय है प्रिपरेशन करने के लिए। मेरे एमसीक्यू से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो विद इन 2 से 3 से 4 दिन में प्रिपरेशन आप कर लोगे। इतना इजी वे में बनाया हुआ है, इतना इजी उसको मतलब अच्छा से बनाया हुआ है, उसको ड्राफ्टिंग इस तरह से मतलब उसको बनाया हुआ है ना एमसीक्यू को, कि आप इजीली उसको केयरफुली रीड करोगे और अंडरस्टैंड भी होगा। जहां पे भी रिक्वायर्ड है वहां पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, समझे बात को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नोट कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नोट कवर्ड अंडर 111A, तो उसका रेट उसको पूछा कैसे टैक्सेबल होगा, तो वो होता है टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। ठीक है, टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। यही अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और नोट कवर्ड अंडर है, नोट कवर्ड अंडर 111 है तो टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। यही अगर कवर रहेगा 111A के अंदर तो 15% से टैक्सेबल होता है, समझ लो। सो एमसीक्यू बहुत घुमा के पूछता है, समझे। तो आपको पूरा कंसेप्ट आना चाहिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, लॉ, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, जो भी आपका सिलेबस में है सारा आपको कंसेप्ट आना चाहिए, तभी आपका निकल पाएगा पीएसयू जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। ठीक है, 18 देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15। वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15, ट्रांजेक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 है वो जीएसटी में मतलब सीजीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट में तो बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 है, उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू। जब आप एक बार भी अगर आप एक झलक भी देखे होगे, एक झलक भी देखे होगे तो ये आपको ऊपर में देखने को मिलता होगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू लिखा रहता है, समझे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझे बात को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोलता है, जॉन ड्रॉ ए बिल ऑन श्याम 7,000। फिर जॉन इंडोर्स करता है राम को, फिर राम इंडोर्स करता है रहीम को, तो पेई कौन है, पेई है रहीम, पेई है रहीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को उसको बोलते हैं वेरिएंस, उसको बोलते हैं वेरिएंस। ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएंस। तो 20 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन चैप्टर से, चैप्टर 6 से जो होता है ना इनकम टैक्स में, उससे क्वेश्चन पूछा देखो, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन 80 जीजीए में कितना डिडक्शन मिलता है, 100% ऑफ सच डोनेशन मिलता है। ठीक है, जितना डोनेशन करोगे उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 देखो क्या बोलता है, मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी में मिनिमम कितना पार्टनर होता है, मिनिमम 2 पार्टनर होता है। ठीक है, एलएलपी में मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, आपको अगर मेरा एमसीक्यू परचेस करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया है। ओके, वो एमसीक्यू आपको मात्र 500 में मिल रहा है, वो एमसीक्यू आप मात्र 500 में परचेस कर सकते हो। मात्र 500 आपको पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करना है, सारा मोड दिया हुआ है कैसे पेमेंट करना है। 500 रुपया में आपका जो प्रिपरेशन है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए, आपके प्रिपरेशन को काफी ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए देख ही रहे हो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डेली लेकर आ रहा हूँ। डेली एवरी डे आई एम ट्राइंग टू अपलोड इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। हर एक पेपर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताया, अभी भी नहीं देखे हो तो जाकर के देखो, जाकर के देखो कितना सारा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। प्लेलिस्ट चेक करो कितने सारे वीडियोस अपलोडेड है, वो सब देखो। आज मैं आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया ताकि अभी भी अवेयर हो जाओ, अभी भी समय है, अभी भी समय है, समझे बात को। एग्जाम है 16 को, पर अभी भी समय है, बहुत समय है। मेरा एमसीक्यू से प्रिपरेशन करोगे तो 3 से 4 दिन में प्रिपरेशन कर लोगे, समझे बात को। तो आज ही परचेस कर लो एमसीक्यू, और जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो तो मैं आपको यूट्यूब पे बताता ही हूँ, समझे। चलिए 23 देखिए, 23 क्या है, 23 बोलता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ईरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। कौन सा ईरर है ना जो को डिस्क्लोज नहीं कर रहा ट्रायल बैलेंस, तो ईरर ऑफ ओमिशन, ईरर ऑफ कमीशन, कैपेसिटी ईरर, कोई नहीं, तो ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, समझिए बात को। ऑल ऑफ देम हो जाएगा 23 का डी। इतना उदास उदास क्यों रहते हो,
इतना उदास उदास क्यों रहते हो, थोड़ा हंसा करो। इतना भी उदास रहने का नहीं है। अरे हाँ एग्जाम है तो इसका मतलब है थोड़े ना कि पूरा एकदम टेंशन में रहोगे। मतलब खुश रहो, पढ़ाई करो, सब कुछ करो, पर पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, समझे। आगे देखो 24 क्या बोलता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के हिसाब से। तो इसको आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल टू इनवर्ट सप्लाई बाय द कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। देखो कॉम्पोजिशन का बात किया जाए ना, तो कॉम्पोजिशन क्या होता है ना, कॉम्पोजिशन जीएसटी में क्या होता है, देखो जो सभी तो जितना भी जो शॉपकीपर है, चाहे जो भी से बिजनेस में है, तो सबका बिजनेस तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता है ना, समझे बात को। तो जिसका छोटा बिजनेस होता है ना, छोटा बिजनेस होता है, मतलब छोटा बिजनेस इन द सेंस ऑफ कि उसका टर्नओवर बहुत कम होता है, समझे बात को। टर्नओवर उसका बहुत कम है, किसी बिजनेस कोई बिजनेस कर रहा है उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ ही है, ठीक है, 1.5 करोड़ उसका टर्नओवर है। तो उसको गवर्नमेंट बोला है अरे तुमको पास तुम्हारा टर्नओवर कम है तो तुम उतना कंप्लायंस फॉलो मत करो, समझे बात को। मतलब कि जो रिटर्न वगैरह फाइल करना होता है ना, रिटर्न वगैरह कितना फाइल करेगा, छोटा सा बिजनेस रिटर्न फाइल करने का अगर उसको करने करा जाएगा तो फिर वो उसके लिए फिर एक पर्सन को फिर हायर करेगा, ये करो वो करो, तो उसको बहुत एक्सपेंसेस हो जाता है। तो कंपोजिशन जो टैक्स पेयर होते हैं उनको कुछ भी ये सब करने का दरकार नहीं होता है, अगर उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है तो, ठीक है, 1.5 करोड़ से कम होता है टर्नओवर, ठीक है। पर कुछ ऐसा भी स्टेट है इंडिया में जिसको कि 75 लाख से भी नीचे रहेगा तभी उसको कंपोजिशन के अंदर रखा जाएगा, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, ये सब कुछ स्टेट है जिसमें कि है कि 75 लाख से भी नीचे है तो भी तभी आपको कंपोजिशन मिलेगा, समझे बात को। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। कुछ ऐसा स्टेट है जिसको कि 75 लाख का लिमिट है, कुछ ऐसा स्टेट है जिसको कि 1.5 करोड़ का लिमिट है। तो सीधा सीधी बात किया जाए कंपोजिशन को तो यही होता है कि इन लोग को ज्यादा जो कंप्लायंसेस फॉलो करने का दरकार नहीं है, ठीक है। और जो नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं मतलब जो बिजनेसमैन जो नॉर्मली भी जो बिजनेसमैन होते हैं, आप देखते होंगे, आप कोई भी बड़ा शॉप या बड़ा कहीं भी आप से कुछ खरीद के लाते होंगे तो देखते होंगे जब आप खरीद के आते हो तो उसमें टैक्स इनवॉइस लिखा रहता है, समझे बात को, टैक्स इनवॉइस लिखा रहता है। पर ये जो कॉम्पोजिशन वाला होते हैं ना, जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे बिजनेस वाले होते हैं, तो इन लोग जो सप्लाई करते हैं ना, समझे बात को, इन लोग जो सप्लाई करते हैं जीएसटी में ना, सेल को सप्लाई बोलता है, समझे बात को, सप्लाई बोलता है, समझे। तो उसको बिल ऑफ सप्लाई बोला जाता है, समझे बात को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ए कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है। पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ द पीवी रेशियो इंक्रीज करेगा इफ द देयर इज ए डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। इनकम ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12A वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। 28 देखिए, ए पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म बट ही मे लायबल फॉर फर्म डेट इफ ही वाज ए पार्टनर, सच पर्सन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलता है, पार्टनर बाय स्टॉपेल, ठीक है। 29 देखिए क्या बोलता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड, तो इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर टू द मेंबर, ठीक है। राइटिंग ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस वो भी सही है, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन पेड डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसको, ठीक है। तो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे परचेस करना है, और आप मात्र 500 में मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, और आप अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मात्र 500 में आपको एमसीक्यू मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस एमसीक्यू आप प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, आज हम डिस्कस किया आप लोग के साथ। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।